हाय, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के पार्ट 3 यानी कि परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन का नियम जो है उसमें पहला जो हमारा नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम कहता है कि द्रव्य जो है अविनाशी है, द्रव्य को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में जो अभिकारक यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग हमारा रिएक्टेंट होता है जिसको अभिकारक बोलते हैं, उसका द्रव्यमान जितना रहेगा उतना ही अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनेगा उसका द्रव्यमान उतना रहेगा, यानी कि द्रव्यमान बदलेगा नहीं। ठीक है, ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम हमारा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि यौगिक कोई भी किसी भी विधि से बनाया गया हो, ठीक है, वह तभी बनेगा जब उसमें शामिल होने वाले परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में संयोग होगा, यानी कि यौगिक में तत्वों का जो अनुपात रहेगा वो निश्चित रहेगा। प्राउस्ट ने कहा था किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहेंगे। ठीक है, प्राउस्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि कोई भी यौगिक होगा तो उसमें जो तत्व रहेंगे, ठीक है, तत्व का जो द्रव्यमान रहेगा वो एक निश्चित अनुपात में रहेगा। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो डाल्टन थे इन्होंने सबसे पहले अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने ही जो अविभाज्य कण थे उनको परमाणु नाम दिया था। ठीक है, परमाणु का नामकरण जो है इन्हें माना जाता है कि यही करते हैं। ठीक, तो इन्होंने जो नियम दिया था, इन्होंने उस समय के हिसाब से जो नियम दिया था उस वक्त लोगों ने सही माना, लेकिन बाद में इसको गलत कहा गया। अब समझ लेते हैं पहले उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य कण है। कैसा है? अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इन्होंने इतनी बात कही, जो दिया गया तत्व है उसके जो परमाणु रहेंगे उसका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म वो एक समान रहेगा। मतलब अगर हम किसी तत्व को ले लेते हैं, उस तत्व का जो द्रव्यमान है, ठीक है, तत्व लेते हैं उसके जितने परमाणु का जो द्रव्यमान रहेगा वो समान रहेगा, उसके गुणधर्म समान रहेंगे। हालांकि बाद में कैंसिल हो गया, इसको गलत माना गया। अगला इन्होंने कहा कि अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं तो उनका जो द्रव्यमान है और रासायनिक गुणधर्म है वह भिन्न भिन्न होगा, और ये बात भी उनकी गलत मानी गई। फिर उन्होंने ये बताया कि तत्व का मूल लक्षण, इन्होंने तत्व का मूल लक्षण क्या माना था? परमाणु भार। इनका जो पूरा नियम था, मतलब जो परमाणु सिद्धांत था, वो पूरा आधारित था किस पे? पहले और दूसरे, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे और स्थिर अनुपात के नियम पे। इसी के आधार पर इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया हुआ था डाल्टन ने। फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां पाई गई। कमियां क्या थी? कमियां उनकी ये थी कि उनका परमाणु अविभाज्य है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खोजा गया तो ये बताया गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, यह 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब आधुनिक परमाणु सिद्धांत में कहा गया कि परमाणु कैसा है? विभाज्य है, या फिर कहते हो 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, दूसरा इनकी जो कमी थी, इन्होंने ये बताया कि दिए गए तत्व जो होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म सब समान रहेंगे। तो कुछ ऐसे तत्व पाए गए, ठीक है, कुछ ऐसे तत्व पाए गए जिनका जो है रासायनिक गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हुआ, जिनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का C12 और कार्बन का C14। ठीक है, कार्बन वही है परमाणु, ठीक है, परमाणु जो है क्या बोलते हैं? तत्व वही है, कार्बन ही, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान अलग है दोनों का, और उसके गुणधर्म भी अलग हैं। तो उनकी बात गलत हो गई। दूसरी, फिर उन्होंने कहा था कि जो अगर भिन्न भिन्न तत्व होंगे तो उनके कभी भी रासायनिक गुणधर्म और जो भी उसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहेगा। लेकिन जैसे हमने बोला कार्बन 14 हो गया, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। चलिए थोड़ा सा समझाते हुए चलते हैं। जैसे इन्होंने कहा समस्थानिक, जैसे देखो हमने कहा समस्थानिक, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, इन दोनों का, ये दोनों समस्थानिक हो गया। ऐसे ही जब बोला समभारिक तो हो गया हमारा कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। अब देखिए ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, दोनों तत्व भिन्न भिन्न हो गए ना। तत्व कैसे हो गए? भिन्न भिन्न। तो क्या इनके परमाणु जो द्रव्यमान है, ठीक है, वह भिन्न भिन्न है? नहीं, परमाणु द्रव्यमान तो 14 है, यानी सेम है, तो भिन्न कहाँ हुआ? और इनके गुणधर्म लगभग समान है। तो फिर इस तरीके से क्या पाया गया कि इनकी बात ये भी गलत हो गई। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ और कहा था कि जो तत्व होंगे वो सरल यौगिक, सरल अनुपात में ही क्या रिएक्शन करके बनते हैं, लेकिन ये बात भी बाद में गलत हुई। कुछ ऐसे तत्व भी पाए गए जो सरल रूप में नहीं होते हैं, मतलब उनका जो अनुपात होता है वह सरल नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं अब दोबारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत के बारे में। आधुनिक परमाणु सिद्धांत जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इसमें और बेसिक जान लेते हैं। अगर परमाणु पूछे परमाणु क्या है तो आप परमाणु को सिंपली डिफाइन कर देना, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम इकाई है। परमाणु क्या है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा,
सूक्ष्मतम इकाई है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। आधुनिक परमाणु सिद्धांत में बताया गया कि परमाणु जो है वो विभाज्य है या फिर परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। परमाणु में कह रहे हैं कि जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, ठीक है, उनके भी परमाणु भार बराबर हो सकते हैं, जिनको हम समभारी कहते हैं। और जो एक ही प्रकार के जो हमारे परमाणु होंगे, एक ही प्रकार के जो तत्व होंगे, ठीक है, उनका जो परमाणु भार है वह भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है। अगला जो तत्व जो है ये रासायनिक परस्पर रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं। तत्व क्या करते हैं? रासायनिक संयोग करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और जो इनका मूल लक्षण है, तत्व का मूल लक्षण, वो परमाणु संख्या पर निर्भर है। परमाणु संख्या के हिसाब से परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में उनके मूल लक्षण हैं। आगे हम बात करते हैं। अब परमाणुओं को दर्शाने के लिए, जैसे परमाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तब इनको ऐसे तो है नहीं कि पूरा नाम लेके लिखेंगे, पूरा नाम लेके लिखेंगे आप परेशान होंगे। तो इनको दर्शाने के लिए संकेत दिए गए। जैसे अगर आपको हाइड्रोजन को दर्शाना हुआ तो आप हाइड्रोजन को H लिख देते हो, हीलियम है तो आप He लिख दोगे, ठीक है। अगर नाइट्रोजन है तो N लिख दिया, ऑक्सीजन है तो O लिख दिया, शॉर्टकट में ऐसे, ठीक है, लिखा जाता है। क्लोरीन है तो Cl लिख दिया, ठीक है। कॉपर है तो Cu लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही सो ऑन। तो ये क्या है? सिंबल, संकेत क्यों दिए गए? संकेत इसलिए दिए गए ताकि आप जो परमाणु हैं उनको आसानी से उनके बारे में लिख सके, उनके बारे में उनकी डिटेल लिख सके। अब जैसे मुझे लिखना हुआ कि कार्बन, नाइट्रोजन जो हमारा है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है, हमने क्या किया है, N7 और 14 कर दिया, ठीक है, यानी कि 7 इसका परमाणु क्रमांक है, 14 इसका परमाणु भार है। एकदम सिंपल सा है ना। ऑक्सीजन है तो हमने कर दिया 8 और 16, ठीक है, इजीली इसके बारे में आप लिख सकते हो। ये आयन है, एनायन है, कैसा है, ये सब आप इसके प्लस माइनस भी साथ में लगा सकते हो, तो लिखना आसान हो गया। और दूसरा, इसको आप आसानी से कहीं शो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, चलिए बात करते हैं हम परमाणु द्रव्यमान की। जो परमाणु द्रव्यमान था उसे देखिए, आप किसी चीज़ को आप अगर नापेंगे, मतलब किसी चीज़ को आप मेज़र करते हैं, तो उसके लिए एक जो है आपको लेना पड़ता है, एक मानक लेना पड़ता है। किस मानक के हिसाब से हम देखेंगे अब, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मानक लिया गया वो लिया गया कार्बन 12, कार्बन के समस्थानिक है कार्बन 12, उसको लिया गया। और लिया गया कार्बन 12 के 1/12वें भाग को, कार्बन 12 को क्या कर दिया, 1/12 भाग कर दिया। उसके बाद जो आया उसको मानक परमाणु द्रव्यमान का इकाई माना गया, U, ठीक है, 1 U। अब जैसे मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है 16 है, तो मतलब 16 क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 यूनिट है। कितना है, 16 यूनिट। अब 16 यूनिट क्या है, कार्बन का टोटल होता है 12, कार्बन कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, 12 के 12 भाग कर दिए, कितना आया, 1 आया। अब ऑक्सीजन के 16 × 1 कर दिया, आंसर कितना आ गया, बराबर 1 यूनिट, 16 यूनिट, सॉरी, बराबर 16 यूनिट। इसको U या फिर AMU कहते हैं। इंग्लिश में AMU को फुल फॉर्म है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU को फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। चलिए आते हैं। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि परमाणु जो है रासायनिक संयोग करके, ठीक है, एक या एक से अधिक परमाणु जो है मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। परमाणु मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। एक परमाणु हो या उससे अधिक हो, मिलकर अणु बनता है। और अणु है क्या, अणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो ये रहा अणु। चलिए, अणु हो गया। अब अणु जो है तत्वों के अणु, मतलब जो तत्व होते हैं, जो सभी तत्व हैं, वो सब क्या है, वो अणु रूप में रहते हैं। ऐसे नहीं होते स्वतंत्र अवस्था में जो नहीं रह सकते, तो वो अणु रूप में होते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन को होना हुआ, हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म हुआ है, कैसे, H2, ठीक है। हीलियम की बात करें तो हीलियम अकेले रह सकता है, हीलियम He के रूप में अकेले रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कैसे रहता है, O2 के रूप में रहता है। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन कैसे रहता है, तो Cl2 के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये तत्वों के अणु हैं, ये तत्व है ना। हाइड्रोजन क्या है, हमारा तत्व है। हीलियम क्या है, तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। क्लोरीन क्या है, तत्व है, लेकिन किस रूप में, इस रूप में रहते हैं। चलिए बात करते हैं। अब परमाणुकता क्या होती है, किसी तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ये तत्व है ना, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो, इसकी परमाणुकता है। अब ऊपर जो हमने एग्जाम्पल दिया उसे समझ लीजिए। H2 कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन 2 परमाणु है, क्योंकि H2 है तो कितने हैं, 2 परमाणु। हीलियम की बात करें, हीलियम देखो अकेला है, तो हीलियम कैसा हो गया, 1 परमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, कैसा हो गया, 2 परमाणु। क्लोरीन की बात करें, कैसा हो गया, 2 परमाणु। सब कैसे हैं, 2 परमाणु, ठीक है। बहुपरमाणु क्या होते हैं, बहुपरमाणु वो होते हैं जिनमें बहुत मतलब कई सारे एक साथ में जुड़ सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, बहुपरमाणु। अब जैसे हम बात करें त्रिपरमाणु की, किसकी बात करते हैं, त्रिपरमाणु को, मतलब जिसमें क्या हो, 3 जुड़ सकते हैं जिसमें, ठीक है, वो क्या होते हैं, त्रिपरमाणु, जो ट्रिपल रूप में रहते हैं। इसमें एक और ऑप्शन पहले लेते हैं, N2,
ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। चलिए बात करते हैं, जैसे हमने N2 की बात की, अब हम बात करें त्रिपरमाणु की। त्रिपरमाणु का एक होता है O3, ओजोन हो गया ना, ठीक है, त्रिपरमाणु है, ठीक है। इधर हम बात करें बहुपरमाणु में, एक हो गया P4, ठीक है, S8, ये सब कैसे हैं, बहुपरमाणु, सॉरी S8 कैसे हैं, ये बहुपरमाणु हैं, ठीक है। बहुपरमाणु मतलब ज़्यादा परमाणु है। अब ठीक है, अगला पॉइंट, यौगिकों का अणु। यौगिकों अणु क्या होते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। क्या करना है कि जहाँ तत्व है वहाँ क्या करना है, यौगिक, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। चलिए बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं H2O की। किसकी बात करें, H2O में कितने परमाणु हैं, देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, कितने परमाणु हैं, यह है त्रिपरमाणु। कितना है, त्रिपरमाणु, ठीक है। और ये कैसा है, बहुपरमाणु, SO4 बहुपरमाणु है, ठीक है। और हम बात करें क्या, कैसा है ये, बहुपरमाणु, ठीक है। हम बात करें CCl4, कैसा है ये बहुपरमाणु का, कैसा है, बहुपरमाणु का, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़े हुए ना, 5-5 लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुपरमाणु हो गया। समझ में आया इतना। चल आइए समझते हैं आयन। आयन क्या होता है, आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आवेशित कण, कौन सा आवेशित कण भाई, कहाँ से आया ये, चलिए समझते हैं। देखो जो परमाणु होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। परमाणु क्या है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। आप जहाँ परमाणु पढ़े ना, वहाँ पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता, मतलब यह उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, क्योंकि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन प्लस चार्ज, माइनस और प्लस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी उदासीन। आइए समझते हैं। जैसे हम बात कर लें, किसी की बात करते हैं, जैसे हमने बात कर ली, हमारे पास है एक सिंपल सा एग्जाम्पल, सोडियम की बात करते हैं। किसकी, सोडियम में। सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है कितनी, 11। कितनी इलेक्ट्रॉनिक संख्या, 11। अब 11 इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, तो पहले कोष्टक में भर गए 2, या आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी बता दे रहा हूँ आपको। दूसरे में भर गए कितने, 8, और तीसरे में भर गए 1, ठीक है। ये तो समझ लो। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। किसी भी आपके जो तत्व है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, वो भी 11 हो गई। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन किस में होता है, प्लस में। अब मान लीजिए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, ये जो बाहर पड़ा हुआ है, इसको कोई लेके चला गया, बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या है, चला गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन बचे 10, वो भी कैसे, माइनस में। और ये कैसे बचा, ये कैसा बचा, प्लस का, क्या है, 11, ठीक है। अभी ये दोनों अगर हम जोड़ देंगे, माइनस और प्लस, ये दोनों को, तो कितना हो जाता है, ये 0 आ रहा था। लेकिन यहाँ देखो -10 प्लस 11 जोड़ने पर कितना आ गया, प्लस का 1। मतलब फिर कैसा आवेश आएगा सोडियम पे, सोडियम पे आएगा प्लस आवेश। और सोडियम है क्या, सोडियम क्या है, सोडियम धातु है, ठीक है। तो कैसा आवेश आया, प्लस आवेश। कैसे आवेश, ये प्लस आवेश क्यों आया, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन संख्या कम, प्रोटॉन की अधिक, तो आवेश इसी वजह से आता है। तो आयन क्या है, आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो ये कैसा आयन है, ये हमारा धन आयन है। कैसा है ये, धन आयन। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है क्लोरीन, मान लेते हैं। क्लोरीन कितना होता है इसका, क्लोरीन का होता है 17। कितना होता है, 17। पहले में 2 भर गए, दूसरे में 8 भर गए, और तीसरे में भर गए। तीसरे में हम भर सकते हैं, बचे हैं कितना, 8 और 2 इसमें निकल गए, 10 निकल गए, बचा कितना, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भर गए। अब इसको चाहिए कितना, कम से कम इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। इसने कहीं से, मतलब किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने पास। क्या कर लिया, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन था। पहले था -17, और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉन की संख्या भी हो गई 17। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, -17 प्लस का 17 कितना आ गया, 0 आ गया। कैसा है ये, उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है बाहर से, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 18। क्यों ले लिया, अपना अष्टक पूरा करने के लिए भाई, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए ले लिया, 18 हो गए। अब इसमें प्रोटॉन कितने बचे, प्रोटॉन तो 17 ही बचे। तो अब -18 प्लस 17 कितना आ गया, -1। तो क्लोरीन पे चार्ज कैसा आएगा, क्लोरीन पे आवेश कैसे आएगा, क्लोरीन पे आएगा आवेश -1 का। और आवेश जो -1 का है, क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन ऋणायन है, और ये क्या है, ये अधातु है, ठीक है। समझ में आया, धनायन ऋणायन क्या होता है, बहुत अच्छा। अब एक चीज़ और यही समझ लो कि जो ये धनायन ऋणायन है, या फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है,
अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकाल सकता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है ले सकता है, यही इसका संयोजकता भी है। क्या है? संयोजकता। संयोजकता निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे या कोई भी परमाणु कितने हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा वह उसकी संयोजकता है। ठीक, कितना ऑक्सीजन के साथ करेगा उसका बटा 2 उसकी संयोजकता है। वो अलग अलग तरीका है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका वो क्या है कि अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी चाहिए या कितनी संख्या एक्स्ट्रा है वही निकाल दो। इसमें देखो आखिरी में 8, अष्टक मतलब आखिरी में 8, आखिरी में 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा था, इसने निकाल दिया, तो क्या आ गया इसका +1। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता यहीं पढ़ लेते हैं फटाफट, संयोजकता भी क्लियर कर देते हैं। संयोजकता, ठीक है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो देखो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था इसके पास, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? +1। संयोजकता क्या हो गई? +1। और क्लोरीन के क्या पास एक इलेक्ट्रॉन जो है कम था, तो क्लोरीन की कितनी हो गई संयोजकता? -1। क्लोरीन कितनी हो गई? -1। संयोजकता क्लियर हो गई ना? ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे पढ़ते हैं। सरल यौगिक सूत्र। अब सरल यौगिक सूत्र कैसे बनाते हैं? इसी संयोजकता से बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है, संयोजकता कितनी है इसकी? +1, वो नीचे रख दो संयोजकता। और हमारे पास क्लोरीन है, संयोजकता कितनी है? -1, ठीक है। प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे लिख सकते हो। अब इसको क्या करो, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया? Na-1 यानी Na और Cl-1 यानी Cl, आंसर फार्मूला क्या बन गया? NaCl, ठीक है। ऐसे और ले लो हाइड्रोजन की संयोजकता। हाइड्रोजन संयोजकता 1 होती है बाबू, कितना होता है? 1 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना? पहले H2 बना, क्या बना? H2। और ऑक्सीजन कितना बना? 1 बन गया ना जल्द, ठीक है। ऐसे किसी का ले लो, कार्बन की ले लेते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। निकाला, पैसे लोगे, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। और क्लोरीन की कितनी होती है? 1 होती है, अभी हमने निकाला यहाँ पे। कितनी होती है? 1 होती है, सॉरी ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्बन की 4, क्लोरीन की 1, इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना आ गया? कार्बन 1 और क्लोरीन 4, फार्मूला क्या बना? CCl4। अब इसी फार्मूले से, ये फार्मूला बना है ना, इससे संयोजकता भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। चलो भैया, क्या क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं। ऑक्सीजन के पास कितने जुड़े हैं? कोई नहीं, यानी 1 है, ठीक। तो हाइड्रोजन संयोजकता कितनी हो गई? 1। और ऑक्सीजन संयोजकता कितनी हो गई? 2, ठीक है। निकल गया ना संयोजकता भी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या? हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 2, ये क्या है? संयोजकता। चलो बाबू, इतना क्लियर हो गया। इसको प्रैक्टिस कर लेना और भी जो क्वेश्चन हो कर लेना, ये भी है, क्लोरीन वाला भी कर लेते हैं। चलो, क्या लिखा है? CCl4। तो जो लिखा है, कार्बन यहाँ लिखो, क्लोरीन यहाँ लिखो। कार्बन के पास क्या लिखा है? कुछ नहीं, तो हाँ 1 लिख दो। क्लोरीन के पास क्या लिखा है? उसको यहाँ लिख दो 4। संयोजकता निकालनी है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। कार्बन की संयोजकता 4, क्लोरीन की 1, हो गया क्लियर? आसान है ना? चलो अब अगला पढ़ते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान या सापेक्ष आणविक द्रव्यमान। चाहे जो भी पूछे आपसे अगर पूछ ले इसका सापेक्ष आणविक द्रव्यमान निकालो तो भी निकालना वैसे ही है, और सूत्र इकाई द्रव्यमान बोले तो भी वैसे निकालना है। अब देखो सिंपल सा, सोडियम के जो द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान आपको याद करना है या याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम लिस्ट भेज देते हैं, उसमें द्रव्यमान भी रहेगा, परमाणु क्रमांक भी रहेगा, जिससे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन संख्या निकाल सकते हो। एक फार्मूला थोड़ा सा पीछे आ जाओ तो, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक याद कर लो। इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, वो पता अगले चैप्टर में है, यहाँ समझ लो। जैसे NaCl बोलो, सोडियम का जो होता है ना, इसका जो द्रव्यमान होता है सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 11 दूनी 22 23। कितना होता है? 23। और क्लोरीन का कितना होता है? इसका होता है 23 नहीं होता, 23 U होता है, ये U है, ये 23 U मतलब यूनिट, AMU या फिर U। प्लस क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है आपका 35.5 यूनिट। कितना? 35.5 यूनिट। तो टोटल सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो गया? 35 और 23 जोड़ दोगे 5 3 8 3 2 5 35.5 यूनिट होता है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, 5 यूनिट, ठीक है। तो 0.5 यूनिट। ऐसे ही अगर हम जल का निकालें या किसी का निकालना, क्लोरीन का, सबका निकाल सकते हैं। चलो जल का निकालते हैं, सापेक्ष आणविक द्रव्यमान या फिर ये। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन होती है 1। कितनी होती है? 1। और कितनी संख्या है? 2।
इसको पूरा ऐसे सॉल्व करना, प्लस ऑक्सीजन संख्या कितनी है 1, हाँ, इसका द्रव्यमान कितना था 16 यूनिट गुणे 1, तो टोटल कितना हो गया 1 × 2 = 2 यूनिट, प्लस 16 एक कम 16 यूनिट, टोटल कितना हो गया 18 यूनिट। ठीक, यहाँ भी ऐसे आप कर सकते हो 1 × 2 करके। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से चैप्टर पूरा क्लियर। इस पूरे चैप्टर में यही है। ठीक है, इसके अलावा जो भी दिक्कत हो आप मैसेज कर लीजिएगा। धन्यवाद।